मेरा नाम नबील है। मेरी बेगम की शॉपिंग को आज 7वां रोज था और एक दिन बाद वो मैके जाने वाली थी, जहां उसने 20 दिन रहना था। आज से 15 दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और उसकी अम्मा यानी मेरी सास पिछले कई रोज से कॉल कर रही थी कि मेरी बेटी को पहुंचा दो, उसके बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। आज बुध का रोज था और बेगम ने जुमे के रोज जाना था। शाम के बाद मेरी ज़मीनों पर काम करने वाले अमजद ने कॉल की कि साहब मेरी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है और हम गाड़ी में इसको शहर के अस्पताल में ला रहे हैं। हम आते हुए आपकी गली से गुजर लेंगे और मेरी बेगम आपके घर रहेगी। अमजद मेरी ज़मीनों पर काम करता था और मेरे आबाई गांव से ज़रा फासले पर मेरी ज़मीनों पर बने मेरे मकान में अपनी फैमिली समेत रहता था। इससे पहले वो और उसकी माँ रहते थे, उसका अपना मकान नहीं था। अमजद की उम्र 18 साल थी और उसकी अम्मा ने अपनी बीमारी को देखते हुए अमजद की शादी 3 माह कबल अपने किसी दूर दराज के रिश्तेदारों में कर दी थी। उसकी दुल्हन के नाम रुखसाना था। उसकी शादी के सारे अखराजात भी मैंने बर्दाश्त किए थे। उनकी शादी बस नॉर्मल सी थी मेरे साथ। मेरी बेगम भी उसकी शादी में मेरे साथ गई थी और वापस आकर बार बार कह रही थी, लड़की की उम्र बहुत कम है। रुखसाना की उम्र भी 18 बरस थी और अमजद की तरह वो भी एक गरीब घर की लड़की थी। कोई 2 घंटे बाद अमजद लोग आ गए थे। उसकी अम्मा की हालत बहुत ख़राब थी। रुखसाना को उसने हमारे घर भेज दिया। मैंने अमजद को कुछ पैसे थमा दिए और एक दोस्त डॉक्टर को कॉल करके उनकी मदद का कह दिया। मैंने अमजद से कहा कि मैं भी सुबह अस्पताल आ जाऊंगा। मैं घर में आया तो रुखसाना बुर्का उतारकर मेरी बेगम के साथ बैठी थी। मैंने उसे पहली बार देखा था क्योंकि उसकी शादी के बाद ज़मीनों पर नहीं गया था। रुखसाना की रंगत कदरे सांवली थी। उसका कद 5 फुट था, लेकिन उसकी आंखें बहुत प्यारी थीं और खालिस देहाती लहजे में वो बहुत प्यारे लहजे में बोलती थी और उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। अस्पताल मेरे घर से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर था। मेरी बेगम ने खाना लगाया। वो रुखसाना के लिए अलग से खाने का डिश तैयार कर रही थी, जिसे मैंने मना कर दिया कि वो हमारे साथ खाना खाएगी। किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। खाने की टेबल पर रुखसाना कुछ घबराई हुई थी, जिस पर मैंने उससे गुफ्तगू शुरू कर दी ताकि उसका एहसास कमतरी दूर हो जाए। रात देर तक हम उससे बातें करते रहे और मेरा उससे काफ़ी मानूस हो गया। गर्मियों के दिन थे, सो मेरी बेगम ने दूसरे कमरे का एसी भी ऑन कर दिया और रुखसाना को वहां सुला दिया। सुबह मैं नाश्ता लेकर अस्पताल चला गया। अमजद की अम्मा आईसीयू वार्ड में थी। मेरा दोस्त डॉक्टर आबिद उनकी मदद कर रहा था। नाश्ता मैंने अमजद के साथ कर लिया और अस्पताल से शहर में अपने कामों के लिए निकल गया। मैं दिन 2 बजे घर आया तो रुखसाना मेरी बेगम के साथ घर के कामों में मशगूल थी। दोनों ने अमजद की अम्मा का पूछा और मेरे बताने पर मेरी बेगम कुछ ज़्यादा परेशान हो गई। रुखसाना बावर्ची खाने की तरफ गई तो बेगम ने मुझे कहा, इस मुसीबत को टाल दो, आज मैंने सुबह हर हाल में अम्मा के घर जाना है, मैं नहीं रुकूंगी। मैं भी परेशान हो गया कि इसे कहाँ भेजूं। अमजद को इस परेशानी के वक्त में नई टेंशन क्यों दूं? रुखसाना की अम्मा का घर बहुत दूर था और इन हालात में अमजद के लिए उसे माँ के घर पहुंचाना मुमकिन नहीं था, सो उसने हमारे घर पर एतमाद किया था। मैं अपने कमरे में चला गया और टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दिया। दुपट्टा ओढ़े कामों में मसरूफ रुखसाना मुझे बहुत स्वीट लग रही थी। वो सादा से लिबास में थी। मेरी बेगम सो चली गई और रुखसाना को भी उसके कमरे का एसी ऑन करके दिया कि वो भी सो जाए। गर्मियों के दिनों में मैं दिन के वक्त नहीं सोता था। मैंने जहन निकालने के लिए एक तरकीब बना ली, लेकिन इस पर रुखसाना को राजी करना बाकी था। मैं बेडरूम से मोबाइल का चार्जर लेने गया तो मेरी बेगम नींद की आगोश में जा चुकी थी। अब उसने शाम 6 बजे उठना था। मैं अपने कमरे में आ गया। रुखसाना मेरे कमरे से 3 कमरे छोड़कर चौथे कमरे में थी। मैंने कंप्यूटर ऑन किया था तो मुझे अपने कमरे से बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो कोई नहीं था। बावर्ची खाने में झांका तो रुखसाना फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। मैंने कहा कि रुखसाना मुझे भी पानी पिला देना। वो एकदम पीछे मुड़ी और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ जी साहब बोलकर दोबारा से फ्रिज खोलने लगी। मैं अपने कमरे में चला आया। रुखसाना पानी की बोतल और ग्लास लेकर मेरे कमरे में आ गई। ग्लास में पानी उंडेला और मुझे पेश कर दिया। मैंने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, रुखसाना बैठो। वो थोड़ी हिचकिचाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, साहब एक बात करनी थी। वो उस वक्त कदरे घबराई हुई। मैंने उसे फिर सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो दरवाजे की तरफ देखते घबरा कर बैठ गई। मैंने कहा, बोलो रुखसाना, कोई मसला है? बोली, अमजद को बोला था मेरा कि ले जाए मुझे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और पूछा, क्यों, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मेरे घर में? बोली, नहीं साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अमजद से आपकी तारीफ़ें सुनकर ख्वाहिश रखती थी और अमजद को भी कई बार बोला कि मुझे साहब के घर ले जाओ कभी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्यों बोलूँगा कि रुखसाना को मेरे घर से ले जाओ? बोली, बेगम साहबा ने कहा कल मैं मैके जाना है ना। मैं बात समझ चुका था। बोला, अगर बेगम मैके चली जाए तो क्या तुम इस घर में नहीं रह सकोगी? रुखसाना ने कहा, बेगम साहबा ने कहा शाम तक चली जाओ, मैंने सुबह जल्दी जाना है। मैंने कहा, रुखसाना, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं मुस्कुरा रहा था।
بولی نہیں صاحب اب سے بالکل نہیں، لیکن اب بیگم سے ڈر لگنے لگا، وہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں رخسانہ سے کہنے لگا تم میرے ساتھ رہو گی، امجد کو اس حال میں کچھ نہیں کہتے۔ وہ خاموش ہو گئی تو میں نے کہا رخسانہ رہو گی نا میرے ساتھ؟ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کل کا پورا پلان سمجھا دیا اور جیب سے مین گیٹ کی چابی بھی دے دی۔ شام کو میں بازار چلا گیا اور 2 سوٹ لے آئے جو میں نے بیگم کو دیے کہ یہ رخسانہ کو دے دینا، صبح امجد کرے گا اسے لے جائے گا، وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہے تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ بیگم مطمئن ہو گئی اور صبح بیگم نے مجھے معمول سے بہت پہلے جگا دیا تھا، اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ رخسانہ نے بھی اس کے سامنے اپنے کپڑوں کا شاپر تیار کر لیا۔ اب رخسانہ مجھے مسکراتی دیکھتی اور سر جھکا لیتی۔ جب میری بیگم پوری طرح تیار ہو گئی تو بولی امجد کو کال کرو۔ میں نے امجد کو کال کر کے اس کی ماں کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ بیگم کمرے میں کچھ اٹھانے چلی گئی، میں کال کاٹ کر بھی فون کان سے لگائے ہوئے تھا اور زور سے بولنے لگا کہ بس جلدی آ جاؤ ہم نکلنے لگے ہیں۔ پھر موبائل فون کو پینٹ کی جیب میں رکھا۔ رخسانہ نے برقع پہن لیا تھا، وہ سفید ٹوپی والا برقع پہنتی تھی۔ میں نے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی اور گیٹ کو دوبارہ بند کر دیا۔ میں گلی سے گزرتے ایک پڑوسی سے مختصر سا حال احوال کرنے کے بعد گیٹ کی طرف آیا۔ میں نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر رخسانہ کو اشارہ کیا کہ امجد آ گیا ہے۔ وہ شاپر اٹھا کر میری بیگم سے ملی اور گیٹ سے نکل آئی۔ گاڑی کے بیک سائڈ والی گلی کی طرف میں نے اشارہ کر دیا جو میں اسے پہلے ہی سمجھا چکا تھا۔ وہ اسی گلی میں مڑ گئی تو میں نے بیگم کو بلایا۔ میں گیٹ کو لاک کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی چلا دی۔ میری ساس کا گھر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں نے راستے میں بیگم کو کہا کہ میں نے دوست کے ساتھ کام سے جانا ہے، آج آپ کی اماں کے گھر نہیں جاؤں گا، آپ کو گیٹ پر اتار دوں گا، کل چکر لگا لوں گا۔ میں بیگم کو اتار کر گلی میں آگے نکل گیا۔ میں تیز رفتاری سے گھر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ گیٹ کا لاک کھلا ہوا تھا۔ رخسانہ نے ہماری گاڑی کے نکلتے ہی گیٹ کھول دیا تھا اور گھر آ گئی تھی۔ میں نے گاڑی اندر کی اور گیٹ لاک کر دیا۔ رخسانہ کمرے سے باہر آ چکی تھی، وہ گیٹ کو بار بار دیکھ رہی تھی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب تم ٹینشن فری ہو، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ پھر میں اسے بولا کہ آؤ جوس بناتے ہیں اور میں اسے باورچی خانے کی طرف لے آیا۔ میں نے جوسر نکال کر اس کا جگ رخسانہ کو دیا کہ اسے دھو لو۔ میں نے جوس بنایا۔ دوپہر کو میں نے خود اوون میں بریانی گرم کر کے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائی۔ مختلف انداز میں عام سی گفتگو کی۔ شام کو میں نے رخسانہ کو کہا کہ فریش ہو لو، باہر چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئی تو کسی طور پر ایک دیہاتی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، آج وہ ایک کالج گرل لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بال کھلے چھوڑنے کا کہا۔ اب وہ میری ہر بات بلا جھجک مانتی جا رہی تھی۔ میں نے رخسانہ کو الماری سے ایک بڑی چادر نکال کر اسے لپیٹنے کا کہا اور گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا۔ پہلے مارکیٹ سے اسے اچھے جوتے لے کر پہننے کا کہا اور پھر ایک پبلک پارک کا رخ کیا۔ رخسانہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور اسے پہلی بار یہ ہلا گلا اور روشنیاں اچھی لگ رہی تھیں۔ وہاں سے میں اسے اچھے سے ہوٹل میں لے گیا اور کھانا کھانے کے بعد 12 بجے رات کو ہم گھر آ گئے۔ میں اسی کی کولنگ تیز کر کے اس کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا، بہت ساری باتیں کی اور کچھ دیر کے بعد میں رخسانہ کو دوسرے کمرے میں سونے کے لیے چھوڑ آیا۔ صبح اٹھا تو 9:20 بج رہے تھے اور سائلنٹ پر لگا موبائل وائبریشن کرنے لگا۔ امجد کی کال آ رہی تھی، کچھ مزید پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسے میں نے کچھ دیر میں ہسپتال آنے کا کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ امجد کی کال کے بعد میں نے کمبل چہرے پر ڈال لیا۔ کچھ دیر بعد اٹھا، فریش ہوا اور باہر لاؤنج میں آیا تو رخسانہ بیٹھی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ تبھی موبائل فون نے وائبریشن کے ساتھ اسکرین روشن کر دی۔ امجد کی کال تھی۔ میں نے رخسانہ کو خاموش رہنے کا کہہ کر امجد کی کال اٹینڈ کر لی۔ امجد بولا، صاحب آپ کے گیٹ پر کھڑا ہوں۔ میں نے امجد سے کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ ساتھ بیٹھی رخسانہ نے امجد کی بات سن لی تھی اور ایک دم سے پریشان ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ پریشان نہ ہو، امجد پیسے لینے آیا ہے، اس نے پہلے کال کی تھی۔ جب رخسانہ نے یہ سنا تو کچھ پریشانی اس کی کم ہو گئی۔ پھر میں اٹھ کر کمرے میں گیا اور الماری کے اندر والی دراز سے 500 کے نوٹوں کی کاپی نکالی اور اس کا پن الگ کر کے 10,000 نکال لیے اور باقی نوٹوں کو جان بوجھ کر بستر پر گرا دیا اور پھر رخسانہ کو آواز دی۔ وہ آئی تو میں نے ہاتھ سے سارے نوٹ رخسانہ کی طرف کرتے ہوئے اسے بولا کہ ان کو اکٹھا کر لو۔ پھر میں کمرے کا دروازہ بند کر کے گیٹ پر چلا گیا۔ امجد سے معذرت کرتے ہوئے بولا کہ میری بیگم آپ کی بیوی کے ساتھ میکوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے اور میں ان کے انتظار میں آپ کی طرف آنے سے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ڈاکٹر اسے نشتہ ہسپتال لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے امجد کو کہا کہ جیسے آپ بہتر سمجھی۔ اس نے بتایا کہ وہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں جا رہا۔ میں نے اسے بولا کہ آپ یہ پیسے لے جائیں اور تیاری کریں، یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس سے جیسے واپس آتے میں بینک سے ہو کر آپ کو پیسے دینے ہسپتال آ جاتا۔ بولا، صاحب رخسانہ کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہمارے گھر میں خوش ہے اور میری بیگم بھی اس کی دوست بن چکی ہے، وہ مل کر کام کر لیتی ہے اور اس کے یہاں رہنے سے ہمیں کافی سہولت دستیاب ہو رہی ہے۔
پھر بھی اگر آپ اسے ساتھ ملتان لے کر جاتے ہیں تو ماں کی خدمت کر لے گی۔ بولا نہیں صاحب، میں اسے یہاں کے ہسپتال میں نہیں لے گیا تو ملتان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہسپتال میں ماحول ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ بہت سادہ سی لڑکی ہے۔ میں نے اوکے کہہ دیا اور امجد چلا گیا۔ میں گیٹ بند کر کے رخسانہ کے پاس آ کر اسے بتایا کہ وہ ملتان جا رہے ہیں اور اب میرے ساتھ رہو گی۔ رخسانہ مسکراتے ہوئے سر جھکا چکی تھی۔ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور 12:30 ہو چکے تھے۔ میں نے فریج سے چکن نکالی اور کڑھائی گوشت مسالے کے ڈبے پر درج ترکیب کے مطابق بنانے لگا۔ رخسانہ نے روٹیاں بنائی تھیں، وہ بہت اچھی روٹیاں پکا لیتی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا۔ رخسانہ کو میں نے ساری فائلوں کو سلیکٹ کر کے کمپیوٹر پر گانے پلے کر دیے۔ پھر میں نے رخسانہ سے 2 گھنٹے کا وقت لیا اور بائک اٹھا کر نکل گیا۔ اپنی ساس کے گھر آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد میں بینک سے ہوا ہسپتال میں امجد کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسے مزید 7,000 روپے دینے کے ساتھ ایک فلاحی تنظیم کی ایمبولینس بھی کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ ملتان کو نکل گئے اور میں نے بازار کا رخ کر لیا۔ امجد میری اراضی کے کچھ حصے پر فصلیں کاشت کرتا تھا اور فصل میں ہونے والا منافع ہمارا 50-50 ہوتا تھا۔ میں نے آج تک امجد کو دیے ضرورت کے وقت 5,000 روپے کو کبھی حساب میں شامل نہیں کیا تھا، جبکہ اسے زیادہ پیسوں کو بھی کبھی کبھی آدھا کر کے حساب میں شامل کرتا تھا اور وہ مجھ سے بہت خوش تھا۔ میں نے مارکیٹ سے ایک لیڈیز جینز، 4 شرٹ اور 2 مزید اچھے سوٹ لے لیے تھے۔ گھر کو واپس آتے ہوئے بیکری سے میں نے فروٹ کیک، جوس اور کچھ چپس کے پیکٹ لے لیے۔ میں 4 بجے گھر پہنچا تھا اور بازار کی رش اور گرمی سے میرا برا حال ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں بیٹھا رہا اور اس کے بعد میں ایک پرفیوم بھی لایا تھا۔ وہ پرفیوم میں نے رخسانہ کو دیا۔ جب وہ لگا کر دیکھنے لگی تو اس کی آنکھ میں تھوڑا پرفیوم چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے پرفیوم میری طرف بڑھایا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ رخسانہ کی آنکھوں میں پرفیوم چلا گیا ہے۔ پھر رخسانہ اٹھ کر اپنی آنکھوں پر پانی لگانے گئی۔ جب واپس آئی تو پھر بھی اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ پھر میں نے رخسانہ سے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ رخسانہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں اسے لے کر آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس کی آنکھوں میں ڈراپس ڈال دیے اور کچھ دیر آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد ایک بار پھر چیک اپ کیا۔ اب رخسانہ آنکھیں کھول رہی تھی لیکن تیز روشنی سے اسے چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ میں نے نظر چیک کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر نظر چیک کرنے کے بعد بولا کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، معمولی نظر پہلے سے کم لگتی۔ میں نے آئینک کا کہا تو اس نے آئینک کا نمبر لکھتے ہوئے بولا کہ اگر نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کلینک سے نکلتے ہوئے سامنے آئینک محل کا بورڈ دیکھا۔ میں نے ایک موٹا بلیک فریم پسند کیا جو رخسانہ کے چہرے پر فٹ آیا۔ میں نے ان سے جلدی آئینک تیار کرنے کا کہا اور ادائیگی دے کر رخسانہ کے ساتھ گاڑی میں آ گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر آئینک محل کا دیا گیا 1 گھنٹے کا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ رخسانہ کی آنکھیں اب بہتر تھیں۔ میں رخسانہ سے باتیں کرنے لگا تھا اور بار بار موبائل پر وقت دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ میں سامنے آئینک محل سے جا کر آئینک اٹھا لایا۔ آئینک رخسانہ کو دی۔ رخسانہ نے آئینک پہن لی۔ رخسانہ کی آنکھیں اب ٹھیک ہو چکی تھیں لیکن وہ بار بار آئینک پر ہاتھ لگا رہی تھی۔ میں نے اسے بولا کہ یہ اب ہر وقت پہنے رکھنے ہیں۔ ہم پیزا شاپ چلے گئے۔ میں نے پیزا کا آرڈر دیا۔ پیزا شاپ کے کیبن میں اپنے ساتھ بیٹھی رخسانہ کے ساتھ پہلی بار کچھ سیلفیاں لی۔ اس وقت اگر امجد بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھاتا اور رخسانہ نہ بولتی تو وہ اسے کسی طور پہچان نہیں سکتا تھا۔ 11 بج چکے تھے۔ شام کے وقت تیاری کے وقت میرا ارادہ دوسرے شہر کے ایک بڑے پبلک پارک میں جانے کا تھا، لیکن رخسانہ کی آنکھ میں پرفیوم جانے کے بعد سارا پروگرام درہم برہم ہو گیا تھا۔ پیزا شاپ سے نکلنے کے بعد میں نے ایک پارک کا رخ کر لیا۔ پارک میں اس وقت لوگوں کی تعداد کم ہو رہی تھی۔ میں نے پارک کے ایک کونے کا رخ کیا اور جوس منگوائے۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس رخسانہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ادائیگی لینے آنے والا لڑکا آیا۔ میں نے اسے آئس کریم کا آرڈر بھی دے دیا۔ وہ آئس کریم لے کر آیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد اب پارک میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ میں نے موبائل پر وقت دیکھا، 12:45 ہو چکے تھے۔ ادائیگی کے لیے آنے والے لڑکے کو میں نے 2 کباب لانے کا کہا تو رخسانہ نے مزید کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اسے 1 کباب لانے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ 1 کباب لے آیا۔ میں نے لڑکے سے ادائیگی معلوم کی اور اپنے بٹوے سے نکال کر ادائیگی دے دی۔ پھر میں رخسانہ کو لے گاڑی کی طرف بڑھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ جب میں نے گاڑی مین روڈ سے اپنے گھر کی جانب موڑی تو موبائل کی اسکرین وائبریشن کے ساتھ روشن ہو گئی۔ یہ امجد کی کال تھی۔ میں نے کال فوراً اٹینڈ کر لی۔ امجد نے روبانی سی آواز میں والدہ کی وفات کی اطلاع دی۔ میں نے امجد سے 5 منٹ میں دوبارہ کال کرنے کا کہا اور گھر کے مین گیٹ کا لاک کھول دیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گیا اور امجد کو کال کر لی اور اس سے ملتان سے واپسی کا شیڈول پوچھا۔ اسے ایمبولینس نہیں مل رہی تھی ملتان سے۔ یہاں تک کا سفر تقریباً 5 گھنٹے کا ہے۔ میں نے امجد کو تسلی دی اور اسے کہا کہ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف آ جائے، ہم رخسانہ کو وقت پر پہنچا دیں گے۔ کال کے بعد میں نے رخسانہ کو بتایا تو وہ رونے لگی تھی۔ میں اسے تسلی دینے لگا۔ آج وہ ویسے بھی بہت تھکی ہوئی تھی۔ بہت دیر بعد رخسانہ روتے روتے سو گئی تھی۔ امجد نے 5 بجے سے کچھ پہلے کال کر کے اطلاع دی کہ ایمبولینس مل گئی ہے اور وہ نکلنے لگے ہیں۔ میں نے اسے اوکے کہہ دیا۔ گھر کی چابی امجد کے پاس تھی۔
امجد کے سسرال اور دور کے کچھ رشتہ دار بھی اطلاع پاتے ہی امجد کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ رخسانہ سو رہی تھی۔ میں نے 7:30 پر اسے جگا دیا اور تیار ہونے کا کہہ دیا، اور میں چلا گیا لاری اڈے کے پاس۔ کچھ دکانیں کھلی ہوئیں۔ میں نے وہاں سے ایک بڑا بیگ لیا اور راستے سے ناشتہ لے کر 20 منٹ میں گھر آ گیا۔ رخسانہ کو سارا سامان دیا، جو بہت افسردہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رخسانہ نے ایک نظر بیگ پر ڈالی اور چابی کو اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ دی۔ پھر میں فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا اور میں نے ناشتہ کھول دیا۔ رخسانہ کا موڈ نہیں بن رہا تھا، سو میں نے اسے کچھ ناشتہ کرنے کو کہا۔ ناشتہ کرنے کے بعد رخسانہ پہلے دن والے چپل اور سفید ٹوپی والا برقع پہن کر میرے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ گھبرا رہی تھی کہ امجد اسے میرے ساتھ دیکھ کر اچھا نہیں سمجھے گا اور اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں نے رخسانہ کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ سارے راستے رخسانہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں اسے تسلی دیتا رہا۔ 8:45 پر ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ رات کو آنکھوں کے چیک اپ والی پرچیاں اور ڈراپس بیگ کی جیب میں ڈال دیے۔ میں نے رخسانہ کی اینک سے لے کر باقی تمام چیزوں کے بارے میں رخسانہ کو سمجھا دیا تھا کہ کس طرح سب چیزوں کو بیگم صاحبہ سے منسوب کرنا ہے۔ میں گاڑی سے اتر گیا۔ رخسانہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ میں نے گاڑی سے ایک راج لے کر گھر کے دروازے اور اس کے کمرے کا تالا توڑ دیا، جبکہ چھوٹی کوٹری جو امجد کی اماں کا کمرہ تھا اس کی صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں سب اوکے کر کے گاڑی کے پاس چلا گیا۔ دور کھیتوں میں کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور کچھ میری گاڑی دیکھ کر ادھر کا رخ کرنے لگے۔ میں نے اس کا بیگ اٹھایا اور رخسانہ کو آنے کا کہا۔ میں نے اس کا بیگ کچی کوٹری میں پڑی چارپائی کے نیچے رکھ کر اس پر خالی بوریاں رکھ دی۔ رخسانہ کو میں نے زمین پر کچھ بچھانے کا کہہ دیا۔ وہ سیمنٹ کی خالی بوریوں سے بنی ایک بڑی چٹائی بچھا دی۔ رخسانہ کو ایسے مواقع کا اسے تجربہ نہیں تھا۔ میں علاقے کے کچھ دوست زمینداروں کو پہلے ہی اطلاع دے چکا تھا کہ میرے ایک مزارے کے اس غم میں شریک ہو جائیں۔ میں اس گھر سے باہر نکل کر درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں میرا ایک اور مزاریہ شامیانے اور دری لے آیا تھا، اور ایک زمیندار بھی اپنی کچھ خواتین کے ساتھ آ گیا۔ چند مزدوروں نے مل کر شامیانے لگا کر دری بچھا دی، اور اس کے بعد امجد کے سسرال والے اور دیگر لوگ بھی آ گئے۔ یہاں سے قریبی میرے آبائی گاؤں کی کچھ خواتین اور دیگر افراد بھی آ گئے۔ امجد لوگوں کے آنے تک کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میں شام کے بعد گھر لوٹ آیا تھا اور اگلے 2 روز بھی امجد کے پاس جاتا رہا اور پھر اپنی کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران امجد سے زمینوں کے معاملات اور دیگر معاملات پر گفتگو ہوتی تھی، اور اکثر میں فون کر کے اس سے خیریت معلوم کر لیتا تھا۔ 2 ماہ بعد امجد کی کال آئی۔ رخسانہ کی طبیعت کچھ خراب تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس آنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا نمبر لیا اور ان کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ رخسانہ کو بخار ہے، کوئی بڑی مسئلے کی بات نہیں۔ زمینوں سے چاول کی کٹائی کے بعد امجد میرے گھر حساب کتاب کے لیے آیا۔ میں نے اس کی والدہ کی بیماری کے دنوں میں لیا گیا قرض معاف کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور باتوں میں میری بیگم کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ نے میری بیوی کو بہت پیار اور اتنا سامان دے کر میرا مان بڑھا دیا۔ امجد نے کہا کہ بیگم جو صابن اور شیمپو استعمال کرتی ہے وہ مجھے لکھ دو، میں جاتے ہوئے لیتا جاؤں گا۔ اب میری بیگم آپ کے گھر میں رہنے کے بعد کافی بدل چکی ہے، اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے میری سادہ سی بیوی کو بگاڑ دیا ہے۔ میں نے امجد کو بتایا کہ اس کے 2 سوٹ سلائی کے لیے میری بیگم نے درزی کو دیے تھے، میں وہ اور آپ کو شیمپو صابن بھی لے کر دیتا ہوں۔ پھر بولا، صاحب کوئی پرانا موبائل آپ کے پاس ہے؟ میں گھر رکھنا چاہتا ہوں۔ اب رخسانہ اکیلے ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ موبائل پر رابطے میں رہے جب میں گھر سے باہر ہوں۔ میں مہمان خانے سے اٹھ کر گھر چلا گیا اور الماری سے ایک پرانا فون اٹھا کر اس میں ایک سم بھی ڈال دی۔ امجد رخسانہ کے سلے ہوئے سوٹ اور دیگر سامان میرے سے لے کر چلا گیا تھا۔ 2 دن بعد امجد کی کال آئی اور وہ گاؤں میں کھاد اٹھانے آیا ہوا تھا۔ میں نے دکاندار کو بتا دیا کہ اسے کھاد کی بوریاں دے دو۔ امجد کی کال کو اینڈ کر کے وہ نمبر ملا لیا۔ کال جا رہی تھی اور آخری لمحوں میں میری کال اٹینڈ ہو گئی۔ دوسری طرف سے کوئی بول نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا، رخسانہ، میں ہوں نبیل۔ رخسانہ نے میری آواز سن کر کہا لگایا اور پھر ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رخسانہ اب گھر میں بھی بہت احتیاط سے رہتی تھی اور امجد اس کے بناؤ سنگھار پر رہنے پر بہت خوش ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد رخسانہ نے بتایا کہ میں نے اماں کو آپ کے گھر کا بتایا، سامان دکھایا تو بہت خوش ہوئیں، اور اماں نے کہا کہ اگر آپ ان کے گھر آئے تو وہ میرے بھائی کی شادی پر بلائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب رخسانہ مس کال دیتی اور بہت دیر تک باتیں کرتی رہتی۔ پھر کچھ دنوں بعد امجد اور رخسانہ کا بھائی میرے پاس آئے اور رخسانہ کے بھائی کی شادی کی دعوت دی۔ 1 ہفتے بعد میں نے امجد کو کال کی کہ مین روڈ پر آ کر مجھے کھاد کے بل دے جائے، میں نے آگے کسی شہر جانا ہے۔ امجد نے اوکے کہہ دیا۔ رخسانہ مجھے 1 روز پہلے بتا چکی تھی کہ کل امجد اسے اماں کے گھر پہنچانے جائے گا۔ میں اپنے گاؤں کے قریب اس کچے راستے پر رکا تو امجد اپنی بیوی رخسانہ کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ پر پڑا شاپر اٹھا لیا اور امجد کے قریب آنے پر میں نے اسے شاپر تھماتے ہوئے کہا کہ یہ امانت سنبھال لو، میری بیگم نے رخسانہ کے لیے بھیجے ہیں، شادی کا تحفہ۔
उसने मुझे बिल थमाते हुए बताया कि वो रुखसाना को शादी के सिलसिले में मैके पहुंचाने जा रहा है। मैंने उसे बताया कि मैं आपके ससुराल के गांव से आगे शहर में जा रहा हूं, अब मेरे साथ चलो। वो खुश हो गया और रुखसाना को बुला लिया। रुखसाना आज सफ़ेद बुर्के के बजाय सियाह चादर में लिपटी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती गाड़ी के पास आ रही थी। रुखसाना की आंखों में मुस्कुराहट के साथ बहुत सी मोहब्बत भरी हुई थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर पिछली खिड़की खोल दी। वो बैठ गई। अमजद ने बैग भी पिछली सीट पर रुखसाना के साथ रखकर खिड़की बंद कर दी। रुखसाना ने मुझे सलाम किया और इस दौरान अमजद मेरे साथ फ्रंट सीट पर आ बैठा और मेरा दिया हुआ शॉपर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ाया कि भाभी को खुद ही अमानत दे दो। मैंने शॉपर रुखसाना की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारी भाभी ने ये अमानत दी थी, इसे ले लो। रुखसाना बोलने लगी कि भाभी ने पहले भी मुझे इतने सूट, इतना सामान दिया, अब इसकी क्या ज़रूरत थी। मेरा नाम आफरीन खान है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा ताल्लुक पेशावर के इलाके नवांचली से है। और मैं पश्तून हूँ। मेरे 3 बहन भाई थे, 2 भाई और मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन थी। खाता पीता खुशहाल घराना था हमारा। ये उन दिनों की बात है जब मैं 19 बरस की हुई थी। पढ़ाई की तरफ खास रुझान न था, एफए कर चुकी थी और मैं घर में ही रहती थी। हमारा घर काफ़ी बड़ा और 2 मंजिल था। अपर का पोर्शन खासा वसी और बड़ा था। उन दिनों अबू के दोस्त ने अबू से कहा कि उनका भांजे को शहर में नौकरी करना चाहता है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई इंतज़ाम करवा सकें तो करवा दें। तो अबू ने कहा, कैसी बात करते हो तुम, इसे मेरे घर भिजवा दो, ऊपर का पोर्शन वैसे ही खाली पड़ा है। बच्चा जब तक चाहे रह ले, जमानत की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारा भांजा मेरा भी भांजा है। और कुछ दिन बाद वो हमारे घर रहने को आ गया। वो गरीब घर का था, घर में कोई न था, बस एक बीमार वालिद थे जो अस्पताल में थे। इसकी इलाज के लिए अपना घर बेच देने के बाद अब वो खाली हाथ रह गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई को दूसरे साल में है, पढ़ाई को छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। घर जो बेचा था उसके कुछ ही रकम बाकी रह गई थी अस्पताल के बिल भरते भरते। हालांकि वो यूनिवर्सिटी में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेता रहा था। खैर, जब इसे पहली बार देखा सादा लिबास में था, साथ एक बेग कम गो तबत का सांवला सा, वो ऊंचे कद काते का जवान था। इसकी आंखें बहुत परकशिश थीं, किसी से ज्यादा बात न करता, काम से काम रखता, बेहद ज़हीन साबित हुआ था। रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को नाकामी लिए वापस लौटता था। मगर आज तक हम में से किसी ने इसके चेहरे पर मायूसी न देखी थी। उसका हौसला बुलंद था। हर शाम वालिद से मिलने अस्पताल जाया करता था। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल मामूली था, मगर आहिस्ता आहिस्ता किया हुआ इसकी खूबियों को देखने जाने के बाद मेरा दिल भी इसकी तरफ माइल होने लगा। अम्मा को भी वो बहुत अच्छा लगता, बल्कि यूं कहना गलत न था कि कुछ ही माह में इसने अपनी सुनहरी आदत की बदौलत हमारे घर के हर फर्द का दिल जीत लिया था। अम्मा की इतनी इज्जत करता, वो इसे भी भाइयों की तरह रखने लगी। घर में एक अजनबी से बेटे की जगह पाली थी। वो भी घर का एक काबिल एतमाद फर्द बन चुका था। अब तो इसकी मेरी बातचीत भी हो जाया करती, कभी चाय की फरमाइश भी कर डालता, इसकी भी मुझसे बनने लगी। कहता था, आफरीन, मेरे घर का नाम, तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छा है, तुमसे खिलकर हर बात कर लेता हूँ, वरना मैं जल्दी किसी को दिल के करीब नहीं करता। ये सुनती तो दिल बाग बाग हो जाता है और खुशी का एक खास निखार उन दिनों मेरे चेहरे पर रहने लगा। जल्द ही इसको किसी कंपनी में अच्छी मुलाजमत भी मिल गई। साहिल नाम था इसका। वो मेरी जिंदगी का पहला ख्वाब था। अम्मा के लिए हमेशा तोहफे लेकर आता था। अबू को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो ला दिया करता। वो भी हम लोगों से बहुत मानूस हो चुका था। रोज सुबह जाने से पहले अम्मा से सर पर हाथ फिरवा के जाता था। जिस दिन ऐसा ना हो अम्मा को भी चैन ना आना था, जिसका हमें अंदाज़ा न हुआ कि वो तन्हा लड़का जिंदगी की मुश्किलों से लड़ता हुआ हमारे घर में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढ लेगा, यहाँ अपने सगे रिश्ते ढूंढ लेगा। वालिद साहिब और भाई ने इसके वालिद के इलाज का खर्चा काफ़ी दफ़ा उठाना चाहा, मगर इस खुददार ने कभी कबूल न किया। मैं नहीं जानती वो इतनी टेंशन अकेला कैसे झेलता था। और फिर मुस्कुराता भी नजर आता। इसके मुस्कुराने पर बहुत प्यारे डिम्पल इसके गालों में पड़ते और आंखें चमक उठती, जो उसके अंदर की सच्ची को साफ दिखाती थी। मुझे अच्छा लगने लगा था। वो एक दिन अपने कपड़े जब वो अलमारी में लगा रहा था, तब इसकी अलमारी से एक डिब्बी गिरी। इसने फौरन उठा ली। वो अंगूठी की डिब्बी थी। मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने पूछा था, ये क्या है? तब वो बोला, किसी खास के लिए ले रखी है। मेरे अंदर कुछ क्षण से टूटा था।
कौन है वो, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तब इसने मुस्करा कर कहा, हाँ, न सिर्फ मैं बल्कि हम दोनों। मैं तजस्सुस में रह गई, पिल भर में सब चूर हुआ, वहां से निकल अपने कमरे में आ गई और खूब रोई, रू आंखें सजा ले बुखार में, तब गई कमरे से बाहर ही ना निकली। अगले दिन जब अम्मा मेरी दवा और यखनी लिए कमरे में आई और दवा खुलाने के बाद मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हें साहिल कैसा लगता है? उनके सवाल पर मैं चौंक गई, कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बोल पड़ी, तुम्हारा हाथ मांगा है इसने। मुझे यकीन ही न आ रहा था। पिल भर में मुझे जहां मिल गया, चेहरे पर लाली आ गई और नजर झक गई। अम्मा मुस्करा दी। इसके बाद हमारी मंगी हो गई। वो दिन बहुत खूबसूरत थे जब हम दोनों पार्क में खड़े घंटों बातें किया करते थे, जब हम दोनों घास पर बैठे साथ में चाय पीते और उड़ते परिंदे, फिजा में फैली फूलों भीनी सी की महक जो बिल्कुल हमारे इस नए बनते रिश्ते की महक की तरह थी, और खिली हुआ को महसूस करते थे। कब इजहार मोहब्बत हुआ ये भी पता न चला। हम दोनों एक दूसरे के दिल के सबसे करीब हो चुकी थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन अबू के बचपन के अजीज दोस्त के इंतकाल की खबर आई जो गांव में रहते थे। हम सब गांव के लिए रवाना हो गए। 2 दिन रहे, फिर अगले दिन वापसी थी कि खाला शाहीन, जो कि अम्मा की जाने वाली और वहीं गांव की रहने वाली थी और गांव के चौधरी के घर मुलाजमे थी, इसने अम्मा से कहा कि चौधरानी साहिबा की नज़र अपनी आफरीन पर पड़ी थी और उनका तो दिल आ गया हमारी आफरीन पर। अब की बेटे से रिश्ता करना चाहती हैं। मुझसे कहा है कि सवाल कर कर बताऊं। अम्मा ने हैरत और गुस्से से कहा, तुमने बताया नहीं, आफरीन की बात पक्की हो चुकी है। बताने को मुंह खिलने लगा था मगर मैं चुप हो रही। बाजी कैसी बातें कर रही, तुम्हारे हाथ खजाना लग रहा है और तुम हो कि मंगनी ही हुई है, निकाह नहीं हुआ, खत्म कर दो। जानती हो जिस बेटे के लिए हाथ मांग रही हैं सबसे खरा सुना है। अरे चौधरी है, अपने गांव का, एक बार शादी हुई थी उसकी, मगर दूसरे बच्चे पर बीवी मर गई, तब से अकेला है। पहले तो अम्मा ने गुस्सा किया मगर लालच शायद उनके दिल में भी पैदा हुई। उनको लगा दौलत से अपनी बेटी की खुशी खरीद लेंगी। उनको लगा जितने दौलतमंद घर में जाऊंगी इतनी खुश रहूंगी, मगर ऐसा न था। मेरी जिंदगी साहिल से जुड़ चुकी थी और मेरी खुशी भी, जिसको किसी ने ना समझा। वालिद और भाई भी बड़ी आसानी से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी। और वही मेरी बात गांव के चौधरी, जो 2 बच्चों का बाप भी था, इससे पक्की कर दी और शहर आ गए। घन आ रही थी मुझे अपने हर रिश्ते से। सोचती थी कि साहिल, जिसने हमें कभी गैर ना जाना के साथ मेरे वालिदैन ने किया, इसके खुलूस का ये कैसा सिला दिया। वो तो अम्मा को मां मानता था और एक मां ने किया। साहिल ने मुझ में तब्दीली वाज़े महसूस की तो पूछ लिया और मैंने भी रोते रोते इसे सब सच बता दिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया मगर इस वक्त कोई रद्द अमल ना दिया। गुस्से में कोई कदम ना उठाना चाहता था। रात का खाना लग रहा था जब वो घर में दाखिल हुआ। आंखें सुर्ख थीं, शायद रुके आया था। खामोशी और अदब से अबू के मुकाबिल बैठा और सच पूछा। अबू अम्मा इससे शर्मंदे से थे, नजर चरा रहे थे, मगर इसे धोखे में ना रखा और सच बता दिया। वो चुप ही रहा। फिर बोला, आप लोग अगर चाहते हैं आपकी बेटी की शादी दौलतमंद से हो तो मुझे बस कुछ वक्त दे दे। मैं वादा करता हूँ दौलत कमा लूंगा, मुझ पर यकीन करे। अम्मा अबू मगर ताल मातूल से काम लेते रहे। समझदार था, समझ गया, अपनी आहंत ज्यादा से ना सका। वो समझ गया था अब उनका फैसला नहीं बदलेगा। मैं पर्दे के पीछे से खड़ी सब सुनती रही और आंसू बहती रही। वो उठकर जाने लगा तो रुककर मेरी तरफ नम आंखों से देखा। इसकी आंखों में आज जो दर्द था वो देखकर मैं लरज गई थी और वो घर से चला गया। इस रात बहुत रोई। शादी की तारीख रख दी गई थी। दिन तेजी से गुजरे और मेरी शादी भी आ गई। मेरी मेहंदी का फंक्शन जारी था। हर तरफ चहल पहल, रौनक थी, मगर दिल का शहर वीरान था। मैं बस गुमसम बैठी थी। तुल साहिल की एक झलक देखने को तरस रहा था और ये हुआ कि वो अपना बाकी का बचा सामान उठाने जब आज घर आया तो यकीन इस पर तूफान गिर पड़ा। घर की सजावट और मुझे दुल्हन बने देख हक्का बुअलिफ रह गया। शायद इसने उन सब की इतनी जल्दी तो काना की थी। उसके अंदर का इस्तिराब इसके चेहरे पर छलकने लगा। हमारी नजर मिली, ऐसा खौफनाक शोर बरपा हुआ, हमारे उन ख्वाबों के टूटने का शोर जो हमें साथ देखे थे, मगर उसको हम दोनों के सवा वहां कोई ना सुन पाया। इसकी आंखों में नमी तीर गई, तेजी से सीले चढ़कर ऊपर गया।
इसे देखकर अम्मा अबू के चेहरों पर भी अजब बेचैनी और नदामत साफ जाहिर थी। वो कुछ ही देर में अपना सामान समेटे नीचे आया और बाहर को चल दिया। इसने एक आखिरी बार रुक कर पीछे देखा। मुझे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार जी भर के देखना चाहता था। फिर जाते जाते अपना सर अम्मा के सामने झुका दिया। अम्मा सटपटा सी गई थी। इतना कुछ हो जाने के बाद वो शायद आज इसकी तोक़ा ना रखती थी। अम्मा जो शायद पहले ही अंदर अंदर से खुद को कोस रही थी, से ना सकी और रो पड़ी और उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा, जिस पर वो मुस्करा गया। मेरी दुआ है आफरीन बहुत खुश रहे, अल्लाह इसे कोई गम ना दे, और तेजी से कदम उठाता चला गया। इसके बाद अम्मा ने मेरे किसी भी फंक्शन में ढंग से शिरकत ना की, बस रोती ही रहे। मगर अब क्या हो सकता था। वक्त रुखसत मैंने अपने किसी रिश्ते को भी मुआफ न किया और अपने शौहर के घर आ गई। मैं गांव आ चुकी थी। शौहर उम्र में 11 बरस बड़ा था। एक नज़र भी उसके चेहरे की तरफ न देखा था। तन्हाई में जब वो मेरे रूबरू आकर बैठे सलाम किया और दोनों हाथों में हीरे के कंगन पहना दिए, उनका मुझे छूना सख्त जहर लगा। इसी वक्त कंगन हाथ से निकाले और साइड टेबल पर पटक दिए। वासिफ कुछ ना बोले, बस मुझे देखते रह गए। मुझे उनकी नज़र अपने चेहरे पर सख्त नागवार गुजर रही थी। दूसरी तरफ मुंह किया और लेट गई। वो कुछ ना बोले, बत्ती बुझाकर मेरे बराबर में लेट गए। सुबह उठी और भारी बेशकीमत लिबास तब्दील किया और उसके बाद कमरे में आई। पहली बार वासिफ का चेहरा देखा। वो एक भरपूर जवान मर्द थे, घनी दाढ़ी, मूंछें, अच्छे नक्श और बारोग शख्सियत के। मगर मुझे वो चेहरा इस पिल एक टुक ना भाया। नफरत से चेहरा फेर लिया। पूरा हफ्ता मैं बस कमरे के अंदर ही रही। मैं अंदर से बहुत उदास थी। मेरी उदासी मेरी ज़ात पर हावी हो रही थी। दुनिया की हर चीज़ से नफरत महसूस होती। कोई मुस्कुराता तो मुझे जहर लगता था। सास अच्छी औरत थीं, समझदार और मोहब्बत करने वाली। उन्होंने एक दो दफ़ मुझे बाहर आने को कहा। मुझे मेरा मकाम समझाना चाहती थी, मगर मैं तो जिंदा लाश थी। मुझे किसी चीज़ से कोई सरोकार न था। उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे ससुर का बस एक ही बेटा था, वासिफ। उनके छोटे भाई मेरे चचा ससुर के 3 बेटे थे, सभी शादीशुदा थे। वासिफ के 2 बेटे थे, एक 9 और दूसरा 7 बरस का। वो अपनी दादी से बहुत मानूस थे। वासिफ को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो भी बाबा बाबा किए नाते होती। उनकी दुनिया उनके बाबा ही थे, माँ तो थी नहीं। और मैं जब बीवी ना बन सकी तो माँ कैसे बन जाती। मैं हवेली की सबसे बड़ी बहू थी। जो जगह मेरी थी, तीनों देवरानियों का ख्वाब थी। हर जगह वासिफ का दबदबा था। उन्हीं की चलती, उन्हीं की मानी, उन्हीं की सुनी जाती थी। जमीन का 90% हिस्सा उन्हीं का था। मगर उन्होंने भाइयों को सर आंखों पर रखा। वो भी दिल से फिदा थे बड़े भाई पर। वासिफ और मेरे बीच कई दिन कोई खास बात ना हुई। मैं बात करना ना चाहती थी और उनको शायद समझ ना आता था कि मुझसे क्या बात करे। एक दो दफ़ कोशिश की थी मुझसे बात करने की, मगर मैंने बेरुखी दिखाई तो खामोश हो गए। आज भी बड़े दिनों बाद उन्होंने मुझसे बात करने की हिम्मत की। आफरीन, मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मगर अगर आप कहना चाहो तो खिलकर अपने दिल का हर दुख मेरे हवाले कर सकती हो, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे ना नफरत है उन फालतू की हमदर्दियों से। इस दुनिया का कोई रिश्ता सच्चा नहीं और आर्जी है, तो बेहतर यही है इंसान खुद से खद तक महदूद हो जाए। वो बस देखते रह जाते और खामोश हो जाते मेरी बातों के आगे। मुझे इससे, इसकी जिंदगी और उसके घर से कोई दिलचस्पी न थी। मैं नफरत करती थी अपने शौहर से और उसकी दौलत, इसकी शान शौकत से। वक्त तेजी से गुजरता रहा। 2 माह बीत गए। मैंने वासिफ को जली कट्टी सुनाने में कहीं कोई कसर न छोड़ी थी। मैं हैरान थी कि वो कभी रद्द अमल ना करते थे। आखिर उनको कभी भी गुस्सा आता ही न था। कभी हंस देते, कभी मजाक में टाल देते। एक दिन उनके किसी जानने वाले की शादी थी। खास इंतजाम हो रहा था जाने का। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बेदिली से तैयार हो रही थी। क्या बात है, हमारी बेगम तो आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। वो मेरे पीछे खड़े इने में मुझे देखते बोले। मैं खामोशी से गर्दन झुका किसी दासी की तरह बैठी थी। वो आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए। वो बादशाह खुद दासी के कदमों में आ बैठा। उन्हें नरमी से मेरे हाथ अपने हाथों में लिए। क्या बात है बेगम, क्यों उदास रहती हो? बहुत प्यारी हो तुम, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराने का हक है, उदासी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल आपके पास भी नहीं आ सकती। बोलो किस चीज़ की तलब है, कौन सी कमी सताती है? मैं हर कमी को पूरा करूंगा।
अब शायद जानती नहीं अपने शौहर के रुतबे को दुनिया अब के कदमों में डाल सकता हूँ। अब वो गहरी मुस्कुराहट के साथ बोले। मेरे तन बदन ने आग लग गई। अपने हाथ झटके से उनकी गिरफ्त से छुड़ाती उठ खड़ी हुई। सही कहा, अपने मुझसे से ज्यादा इस रुतबे को कौन जान सकता है। जानती हूँ मैं आप अपने रुतबे के गुरूर में कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी की जिंदगी, उसके ख्वाब, उसकी खुशियाँ, जीने, खुश रहने का हक, सब कुछ जीने और ख्वाब देखने का हक अब जैसे दौलतमंद ताकतवर को ही है, किसी गरीब को नहीं। तो पलजिज ये झूठी धौंस इंदे मेरे उगे मत जमाना। डरते होंगे लोग अब से, मगर मैं नहीं डरती, क्योंकि मुझे अब कुछ भी खो जाने का डर नहीं है, अपनी जान का भी नहीं। मैं जहर उगलती रही, वो बात सीने पर बांधे हंसते हुए खामोशी से मेरी बातें सुनते रहे। और मैं कमरे से निकल गई तो वो भी आ गए। लोग उनके अदब में उठते जाते थे और उनकी बीवी होने के सबब साथ साथ मेरे भी। एक गाड़ी में मैं और वासिफ थे, 2 गाड़ियां साथ बॉडीगार्ड्स की थी। मुझे लगा था वस्फ के किसी अजीज दोस्त किसी जाने वाले की शादी होगी, जो उन्होंने वक्त निकाला, वरना उनके पास वक्त ज्यादा ना होता था। मगर मुझे हैरत ये जान के हुई वो शादी वासिफ की हवेली पर काम करने वाले ड्राइवर के बेटे की थी। वासिफ बहुत अदब के साथ इस बुजुर्ग से मिले। लोग वहां उनके कद मोहे में बिछे जा रहे थे। चौधरी साहिब करते जुबान न तेव रही थी, मगर वो तो बेहद आजिज थे। वहां उनके लिए खाने की खास मेज थी, जिसको छोड़ उन्होंने तमाम मामूली लोगों के साथ खाना खाया था। हर एक के मुंह पर हमेशा बस चौधरी साहिब की तारीफ ही रहती। हर एक की जुबान पर चौधरी साहिब के लिए दुआ रहती, उनकी सखावत, उनके सख्त इंसाफ के किस्से रहते। गुजरते वक्त के साथ ये सब मैंने अपनी आंखों से भी देखा। जहां हुकूमती अदालतें इंसाफ ना दे पाती थीं, वहां वो मसले जब वासिफ के हवाले होते, वो बेहतरीन इंसाफ करते। गरीब को सर पर बिठाते, औरतों को माँ का दर्जा देते, हजारों यतीमों की उफालत और तालीम का खर्चा उठा रखा था। मेरी हर बदतमीजी का जवाब कभी गुस्से से ना दिया। उनकी पहली शादी पसंद की थी। ये बात मुझे उनकी वालिदा ने बताई तो जाने क्यों जलन महसूस हुई। वो जब बता रही थीं कि वासिफ बहुत मोहब्बत करता था, इससे सर आंखों पर रखता और उसके जाने के सदमे में घर दोबारा आबाद न किया। कहती, इसने लफ्जों से कभी दुख जाहिर न किया, चट्टान की तरह मजबूत है बेटा मेरा, मगर मैं माँ हूँ बन कहे इसका हाल जानती हूँ। आजकल बहुत बीमार रहने लगी हूँ, अपनी जिंदगी का वास्ता देकर इसे शादी के लिए राजी किया है। ये जानकर निदामत का एहसास हुआ। मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत पैदा होने लगी, मगर साहिल की बर्बादी भूलती न थी। एक दिन घर वाले मुझसे मिलने आए, मेरे शौहर समेत ससुराल वालों ने बहुत इज्जत दी उनको। मैं मगर अब भी नाराज थी। वालिदा से पता चला साहिल जिस दिन घर आया था, मेरी मेहंदी की रात इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरा दिल खून के आंसू रू पड़ा, मगर वो हिम्मत वाला था, इसने हिम्मत ना छोड़ी, जिंदगी की नई शुरुआत कर ली। बहुत अच्छी लड़की से शादी की और आबाद है, ये सुनकर जहां मुझे अफसोस होना चाहिए था, मुझे अफसोस न हुआ, बल्कि ऐसा लगा मैं आज एक भारी बोझ से आज़ाद हो गई। मुझे लगा मुझे अपने शौहर की खिलकर इज्जत करने और कदर करने का हक मिल गया है। मैं दुखी न हुई, बल्कि सच्चे दिल से साहिल के लिए किश थी। लगता है अल्लाह मुझ पर मेहरबान था। हफ्ते बाद मुझे पता चला मैं उम्मीद से हूँ। वो मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। साहिल अपनी जिंदगी में खुश था, ये जानकर अब मैं भी अपनी जिंदगी में बसना चाहती थी। जो ही रह मेरे मुकद्दर में था, उसकी कदर करना चाहती थी। मैं बहुत खुश थी। वासिफ जमीनों से दोपहर में लूटे। वो मामूल के मुताबिक सोफे पर आ बैठे तो अपने हाथों से पानी पेश किया। मुझे हैरान होकर देखा और पानी ले लिया। आज क्या बात है, खैर तो है ना सब? वो सब आदत मुस्करा कर बोले। मुझसे रहा ना गया, उनके सीने लग गई, फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोने दिया और मोहब्बत से सीने लगा लिया। ऐसा सुकून पा लिया मैंने कि जिसका दुनिया में कोई नम लब दिल ना था। वो भी बहुत खुश थे। मेरे माजी के बारे में उनको बताने लगी। उन्होंने नरमी से मना कर दिया और कहा, ना मुझे कुछ सुनना है और ना तुम्हें कुछ याद रखना है। घंटों उनके सीने से लिपटी रही। हम दोनों पूरी दोपहर लेटे बातें करते रहे। यूं लगा ये रिश्ता असल रिश्ता है, जो अभी नया नहीं बल्कि सदियों से इस शख्स के साथ कायम है। वो एहसास ही अलग था। उनको खुशखबरी सुनाना चाहती थी, मगर सोचा अभी ऐसे नहीं, शाम में खास सरप्राइज के साथ दूंगी। उनके जाने का वक्त हो गया था। उठ बैठे, जाने की तैयारी करने लगे।
ना जाने क्यों मेरा दिल बेहद उदास होने लगा था, जैसे वो मुझसे बहुत दूर जा रहे हों। ख्याल झटकती रही। वो जाने लगे, जल्दी आ जाइएगा। उनका हाथ थाम उदास दिल से इतना ही कह सकी। उन्होंने गिले से लगा और पेशानी पर बोसे दे चले गए। मैं आतिका हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 17 बरस थी। एक ऐसी उम्र जब दिल पहली बार दुनिया की रंगीनियों को महसूस करता है, ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं और हर नज़र में एक नई दास्तान छुपी होती है। अल्लाह ने मुझे फितरी हुस्न से नवाजा था। मेरा कद दरमियाना था, लेकिन मेरी कामत में वो दिल फरेबी थी कि देखने वाला पलक झपकाना भूल जाता। मेरी आंखें इतनी बड़ी, गहरी और पुरकशिश थीं कि जैसे उनमें कायनात के सारे रंग सिमट आए हों, और मेरे गाल भरे भरे शफक की तरह सुर्ख रहते थे। मेरी सहेली का नाम ज़हरा था, जो मुझसे 1 साल बड़ी यानी 18 बरस की थी, और उसकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसके बायस वो जिंदगी के उन तजर्बात से गुजर चुकी थी जिनसे मैं अभी नावाकिफ थी। ज़हरा मेरी बहुत करीबी राजदार थी, और हम दोनों अपनी हर बात, अपने दिल के हर गोशे को एक दूसरे के सामने खोल कर रख देती थीं। एक रोज़ ज़हरा अपने मोबाइल में एक ऐसी वीडियो लेकर आई जो हमारे लिए बिल्कुल नई दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाली थी। उसने वो वीडियो मुझे दिखाई और मैं जैसे सख्ता में आ गई। मेरी सांसें तेज़ हो गईं, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और लगन पैदा होने लगी, एक ऐसी प्यास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और अब मेरी मासूमियत और शर्मो हया की दीवारें जैसे टूट रही थीं, और मेरे दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी जो अब ज़हरा की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे पड़ोस में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आरिस था। उसकी उम्र 22 बरस थी और उसकी वजाहत और शानदार शख्सियत का शहरा दूर दूर तक था। वो इतना खूबसूरत था कि इलाके की कई लड़कियां उस पर फिदा थीं, मगर वो सबसे दूर रहता था, अपने उसूलों और संजीदगी के दायरे में कैद। चूंकि वो ना सिर्फ हमारा पड़ोसी था बल्कि दूर का रिश्तेदार भी, इसलिए मेरा उसके घर आना जाना लगा रहता था। वो घर मेरे लिए एक पुराने और मानूस माहौल की तरह था, जहाँ कोई रोक टोक नहीं थी। एक दोपहर जब अम्मी ने खास तौर पर मज़ेदार बिरयानी तैयार की तो उन्होंने मुझे आरिस के घर पहुँचाने को कहा। मैं 2 प्लेटों में बिरयानी लिए उसके घर पहुँची। दिल में एक अजीब सा एहसास, एक हैजान अंगेज कैफियत थी जो इस नए जज्बे के साथ जुड़ी हुई थी जो हाल ही में मेरे अंदर बेदार हुआ था। मैंने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया और अंदर जाकर सलाम किया तो आरिस मोबाइल में मसरूफ था, और सलाम का जवाब देते हुए भी उसकी निगाहें फ़ोन से नहीं हटीं। मैंने हल्के से पूछा कि क्या घर में कोई और है, तो उसने सर्द महरी से कहा कि नहीं, वो अकेला है। और मैंने इसी लम्हे को गनीमत जाना। अपने दिल में लिपटे हुए इरादों को अमली जामा पहनाने का ये बेहतरीन मौका था। मैंने प्लेटें मेज़ पर रखीं और कहा कि ये मैं ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी इस बात पर वो हैरान हुआ। उसने अपनी गहरी ज़हीन निगाहों से मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरे लिए या घर वालों के लिए, और मैंने जवाब दिया कि सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और मैं मौका पाकर उसके करीब ही बैठ गई और उसे कहा कि ज़रा चख कर बताओ कैसी बनी है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैं जानती थी कि ये आधा सच है, मगर इस लम्हे में ये ज़रूरी था। आरिस ने कहा कि आतिका, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी शदीद भूख लगी थी, तुम बिल्कुल वक्त पर आई हो। और ये कहकर उसने खुश दिली से प्लेटें मुझसे ले लीं और बिरयानी खाने लगा और कहा कि वाकई आतिका, तुम्हारे हाथ में कितना जायका है, बहुत शानदार बनाई है तुमने। मैंने एक गहरी शरारती नज़र उस पर डाली और आहिस्ता से कहा कि जायका तो मेरी हर चीज़ में है, बस खाने वाले बनो। मेरा ये जुमला सुनकर वो उलझन और हैरानी के मिले जुले तासुरात के साथ मेरी तरफ देखने लगा और पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा। और मैं उसके सवाल पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी और कहा कि कोई ख़ास मतलब नहीं, तुम बस इत्मीनान से बिरयानी खाओ। इसी लम्हे में मैंने बड़ी नज़ाकत से अपने सीने पर से दुपट्टा हटाया और थोड़ा सा झुककर उसका मोबाइल देखने का बहाना किया ताकि वो मेरे हुस्न को खुली आंखों से देख सके, क्योंकि मेरे वजूद का वो हिस्सा जो अब तक मुकम्मल तौर पर पर्दे में रहता था, इस कदर दिलकश और पुरकशिश था कि कोई भी मर्द
देखता तो बेखुद हो जाता। मैंने महसूस किया कि आरिस भी अब बिरयानी से ज्यादा मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। उसकी निगाहों की गर्मी मेरे जिस्म पर पड़ रही थी और मैं जानबूझकर बहाने बहाने से हिलती डुलती रही और झुक झुक कर उसे मुकम्मल नज़ारा करवाती रही, ताकि उसके अंदर का वो जज्बा जो अभी तक दबा हुआ था अब आज़ाद हो जाए। मेरी ये चाल कामयाब रही। मैंने देखा कि उसकी तवज्जो बिरयानी से हटकर मुझ पर मरकूज हो गई थी और उसकी आंखों में वो चमक आ गई थी जो उसकी नीयत में आने वाली तब्दीली का वाज़े इशारा था। थोड़ी देर बाद जब उसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई तो मैंने खुद ही पानी लाने को कहा। वो बेचैनी से बोला कि हाँ, पानी ले आओ, और मैं फौरन बावर्ची खाने में गई और ठंडा पानी का ग्लास लेकर उसके पास आई। जब वो पानी पी चुका तो मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने बड़ी नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा कि बिरयानी कैसी लगी। तो उसने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ मेरे जिस्म के इस हिस्से की तरफ बढ़ा जिसकी तरफ मैं उसे बार बार मुतवज्जे कर रही थी, और कहा कि बिरयानी तो अच्छी है, मगर मैं अब ये जायका चखना चाहता हूँ जो तुम कह रही थी कि हर चीज में है। मेरी सारी हया अब जैसे दूर हो चुकी थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो कब से तैयार हूँ, अगर तुम ये खुश जायका तोहफा चखना चाहते हो तो खा सकते हो। और उसकी आंखों में इल्तिजा और ख्वाहिश को देखकर मैंने फौरन सब कुछ हटाकर उसे खुद को पेश कर दिया। वो मेरे हुस्न का दीवाना हो गया और उसने मेरे चेहरे के हर नुकूश को अपनी मोहब्बत से चूम लिया, और फिर हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध गए जिसकी ख्वाहिश मुझे शिद्दत से थी। वो मेरा भी पहला तजर्बा था और उसका भी, इसलिए वो लम्हा हमारी तवक्कुआत के मुताबिक शायद बहुत खास और रोमानवी ना रहा, मगर अब एक दीवार टूट चुकी थी और मेरे दिल को यकीन था कि अब हमारा ये साथ, ये क़ुर्बत बार बार होती रहेगी। मैं उसके घर से वापस आई तो अम्मी ने मेरे देर से आने की वजह पूछी, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं खाला के साथ बातें करने लग गई थी और मुझे वक्त का एहसास नहीं रहा। कुछ ही दिन बाद ज़हरा हमारे घर आई तो मैंने उसे अपनी और आरिस की पूरी दास्तान सुना दी, अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसने मेरी बात को तवज्जो से सुना और फिर मैंने आरिस से फ़ोन पर बात की, जिस पर उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि रात को 1 बजे मेरे घर आ जाना। जब सब लोग सो जाएंगे तो हम आराम से, इत्मीनान से और पूरी तसल्ली से एक दूसरे को वक्त दे सकेंगे। और फिर वैसा ही हुआ जैसा आरिस ने कहा था। मैं रात के 1 बजे चोरी छुपे उसके घर पहुंची। उसने बाहर का दरवाज़ा खुला रखा था। मैंने हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया और वो सहन में मेरा इंतज़ार कर रहा था, बेचैनी से टहल रहा था। आरिस ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तेज़ी से घर के अंदर ले गया। इस रात आरिस ने जो तरीक़ा अपनाया उसने मेरे दिलो जान को हर तरह से खुश कर दिया। उसकी मोहब्बत, उसकी नज़ाकत और उसकी तवज्जो ने मेरे वजूद को छू लिया और उसने 2 बार मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आरिस कोई ख़ास वीडियो देखकर आया था या किसी माहिर दोस्त से तरबियत लेकर आया था। उसने पहली मुलाकात की सादगी को ख़त्म करके इस रिश्ते में एक नई गहराई और रोमांस भर दिया था, और मैं भी उसकी मोहब्बत के इस अंदाज से बेहद खुश हुई। अब हमारी मुलाकातें तकरीबन हर दूसरे दिन होने लगी और हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गर्क हो चुके थे। हर मुलाकात हमें एक दूसरे के करीब तर ले आती थी, मगर मोहब्बत की दास्तानें हमेशा खुशगवार अंजाम तक नहीं पहुंचती। एक दिन मेरे घर वालों को हमारे इस खुफिया ताल्लुक का इल्म हो गया और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरिस को वो कुछ नहीं कहा गया क्योंकि गलती सारी मेरी थी। मैं ही रात के अंधेरे में उसके घर जाती थी, मगर घर वालों ने मुझे बहुत मारा, मुझ पर गुस्सा किया और मेरे लिए इस दुनिया के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मेरे घर वालों ने फौरन मेरी शादी कर दी ताकि मैं बदनामी से बच सकूं। मैं चुपचाप अपने नए सफ़र की तरफ चली गई, लेकिन दिल में आरिस की याद और मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। शादी के तकरीबन 6 माह बाद मेरी दोबारा आरिस से मुलाकात हुई। ये एक इत्तेफाक था और फिर हमारा फ़ोन पर राब्ता भी बहाल हो गया और मैं अपनी नई ज़िंदगी के बावजूद पुरानी मोहब्बत की पुकार पर बेख्तियार उससे मिलने चली गई। शादी के बाद भी हमारी कई मुलाकातें हुईं। हम एक दूसरे से मिलकर खूब एक दूसरे की दिलजोई करते थे और मोहब्बत का इजहार करते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा नया घर, नया रिश्ता मेरे लिए ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता गया और फिर मुझे एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नई सिमत दे दी। बेटी के पैदाइश के बाद मेरी तरजीहें बदल गईं, मेरे ख्यालात में एक ठहराव आ गया और मैंने ये महसूस किया कि अब ना मेरी आरिस से कोई मुलाकात होती है और ना ही मैं उन पुराने जज्बों और कामों में दोबारा लौटने का इरादा रखती हूँ। मेरा दिल अब मेरे घर और मेरी बेटी में लग चुका था।